हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है नोप। और इस नाम को डिफ़ाइन किया गया है एज नॉट ऑन प्लैनेट अर्थ। तो जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि इस मूवी में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कि अर्थ से बिलोंग नहीं करती। तो मूवी की कहानी हमारी अराउंड रिवॉल्व करती है एक यूएफओ और एलियंस वगैरह पे। दोस्तों, ये मूवी वैसे तो यूएस में जुलाई में रिलीज़ हो चुकी थी, पर इंडिया में ये रिसेंटली रिलीज़ हुई है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7.4। मूवी को प्रोड्यूस किया गया है जॉर्डन पील के द्वारा। और ये है हमारे कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला है सीनियर ओटिस हेवुड, जिसके मूवी में 2 बच्चे हैं। पहला लड़का है जूनियर ओजे हेवुड, जो कि डैनियल कलूया के द्वारा रोल प्ले किया गया है। उन्हीं की बेटी है एमरल्ड हेवुड, जो कि कीक पामर के द्वारा रोल प्ले किया गया है। मूवी में हम इन्हें बुलाने वाले हैं ओजे और एम के नाम से। तो मूवी के स्टार्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जूता हवा में अजीब तरीके से खड़ा है। क्योंकि ये जूता ग्रेविटी के अगेंस्ट में खड़ा होता है, तो हम यहाँ नहीं समझ पा रहे होते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा टेबल के नीचे से निकल के देखता है, उसके सामने एक चिंपांजी लोगों को मारकर खा रहा होता है। इस बच्चे का नाम होता है रिकी जूक पार्क और इस चिंपांजी का नाम होता है गोर्डी। एक्चुअली यहाँ पर एक टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही होती है जिसका नाम है गोडीज़ होम। और तभी अचानक से उस शूटिंग के दौरान आसमान में एक बादल सा फटता है और वो चिंपांजी पागल हो जाता है और पागलपन में वो वहाँ लोगों पर अटैक करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। तभी अचानक से देखते हैं हम कि वो चिंपांजी उस बच्चे की तरफ बढ़ता है, पर वो उसे प्यार से देखने लगता है। और जैसे ही वो दोनों आपस में बात करने के लिए आगे आते हैं, तभी अचानक से पुलिस उस पर अटैक कर देती है और उस चिंपांजी को मार देती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर चलता है प्रेजेंट टाइम में, जो कि कुछ टाइम बाद है। एक्चुअली ये चिंपांजी वाली कहानी 1998 के दौरान की दिखाई गई थी। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं सीनियर ओटिस हेवुड को। यहाँ इनका एक बड़ा सा रेंच है जहाँ पर वो हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं मूवीज़ के प्रोडक्शन के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक दिन अचानक से आसमान में से एक कॉइन गिरता है और वो सीधे सीनियर ओटिस हेवुड की आंख में गिरता है और इसी से उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ के बाद उस रेंच को उनका बेटा ओजे और बेटी एम संभालने लगते हैं। ओजे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है रेंच की, पर साथ ही एम का सपना होता है हॉलीवुड में फेम कमाने का। अब क्योंकि ओजे उन हॉर्सेस के साथ हमेशा बचपन से रहा होता है, तो उसे उन्हें अच्छे से संभालना आता है। पर एक 6 महीने बाद का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर एंटलर्स नाम का एक सिनेमेटोग्राफर अपनी एक मूवी शूट कर रहा होता है। तभी अचानक से एक घोड़ा वहाँ बेकाबू हो जाता है और वो लोगों पर अटैक करने लगता है। और इसी इंसिडेंट के बाद वो लोग ओजे और एम को उस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। अब इस सीन में हमारा वह छोटा बच्चा जिसका नाम जूप था, वह बड़ा हो चुका है और इस रेंच के बाजू में उसका एक वेस्टर्न थीम पार्क है जिसका नाम है जुपिटर्स क्लेम। और ये एक टूरिस्ट पार्क है जहाँ पर जूप पैसे कमाने के लिए गोटी वाले इंसिडेंट को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताता है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट से निकाल देने के बाद ओजे और एम के ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल लोन आ जाता है और वो पैसों को पूरा करने के लिए उन्हें उनके हॉर्सेस बेचने पड़ते हैं। अब जूप उस रेंच को खरीदने का भी ऑफर इन दोनों को देता है, पर ओजे यहाँ मना करता है और एम उसको मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि ओजे चाहता था कि वो अपने फादर की लेगेसी को हमेशा मेंटेन रखे। पर एम उसको जैसे तैसे करके मना लेती है और ओजे उस रेंच को बेचने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन अपने घर में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ रात के समय लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती हैं और उसके बाद वहाँ उनके हॉर्सेस अचानक से गायब होने लगते हैं। कुछ हॉर्सेस वॉयलेंट होकर इधर उधर भागने लगते हैं और चीज़ें और लोगों पर अटैक करने लगते हैं। अब जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें आसमान में एक यूएफओ दिखाई देता है और इसी यूएफओ की वजह से वो हॉर्सेस बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो यूएफओ उनके हॉर्सेस को अपने अंदर निगल रहा है और साथ ही साथ कुछ अजीब तरीके के डेब्रिस जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, वो मेटल्स को नीचे ज़मीन पर फेंक रहा है। तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि शायद उनके फादर की डेथ भी इन्हीं डेब्रिस की वजह से हुई थी। अब क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी, तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो कैसे ना कैसे करके उस यूएफओ की पिक्चर या वीडियो बनाएंगे और सभी लोगों को दिखाएंगे ताकि वो लोग उससे पैसे कमा सकें। अब यूएफओ की आइडेंटिटी को कैप्चर करने के लिए वो लोग एक एंजल नाम के बंदे से मिलते हैं और वो लड़का वहाँ आजू बाजू में हर जगह सर्विलेंस कैमरास लगा देता है ताकि वो यूएफओ की पिक्चर्स को कैप्चर कर पाए। पर फ्लक्चुएशंस की वजह से उन कैमरास में उन्हें कोई भी क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देती है। अब
इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों भाई बहन जूप के वेस्टर्न थीम पार्क में जाते हैं उससे मिलने, और वहाँ पर जूप उन्हें गोडी के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि उस दिन किस तरीके से गोडी ने सब पर अटैक किया था और चारों ओर खून खराबा हो रखा था। और उसके बाद वो बताता है उस खड़े हुए शू के बारे में जो कि आज उसने वहाँ पर एक म्यूज़ियम में लोगों को दिखाने के लिए लगाया हुआ है। और वो ये बोलता है कि ये एक बैड ओमेन का साइन है और जो अभी उन लोगों के साथ हो रहा है वो भी कुछ गलत हो रहा है। अब इसके बाद जूप वहाँ रेंच में एक लाइव शो रखता है जहाँ पर वही सेम ऑडियंस रहती है, हॉर्सेस रहते हैं, पर तभी अचानक से वो यूएफओ वहाँ वापस अराइव हो जाता है और लोगों में फिर से हड़कंप मच जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ओजे रियलाइज़ करता है कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक प्रेडेटर है, एक ऐसा क्रिएचर है जो कि उन लोगों को अपने अंदर निगल जाता है जो भी कोई उसकी तरफ डायरेक्ट देखता है। और वो उसके बिहेवियर को जानवरों से कंपेयर करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि जैसे वो बचपन से हॉर्सेस को ट्रेन करता आया है उसी तरीके से वो उस क्रिएचर को भी ट्रेन कर सकता है और वो उसके अकॉर्डिंग उसकी पिक्चर ले सकता है। अब इससे पहले क्योंकि वो लोग यूएफओ की कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं ले पाए थे, पर उन्हीं कैमरास में उन्हें पता चलता है कि वो यूएफओ बाजू के एक क्लाउड के अंदर हमेशा छुपा रहता है, क्योंकि वो क्लाउड वहाँ से कभी हिलता ही नहीं है। और इसी क्लाउड के पास वो लोग पूरे रेंज का सेटअप करते हैं और इस काम के लिए वो लोग उस सिनेमेटोग्राफर एंटलर्स से वापस मिलते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसकी उन सब में मदद कर सके। पहले तो एंटलर्स मना कर देता है, पर जब वो उस पूरे इंसिडेंट के बारे में सुनता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सब लोग मिलकर उस यूएफओ की पिक्चर कैप्चर करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग रेंच में एक झूठा शो प्लान करते हैं जहाँ पर हीलियम से भरे हुए कुछ ट्यूब मैन्स वो लोग पूरे रेंच में लगा देते हैं ताकि यूएफओ को डिस्ट्रैक्ट कर सके, और जब यूएफओ की तरफ से उन्हें कुछ एक्शन दिखाई देगा तो वो उस पूरे इंसिडेंट को कैप्चर कर लेंगे। अब ये सारा सेटअप हो जाने के बाद एंटलर्स वहाँ पर एक हैंड करेक्ट कैमरा लेकर आता है ताकि यूएफओ की वेव्स उस कैमरे पर इतना ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके और वो लोग आसानी से उस यूएफओ की पिक्चर्स को क्लिक कर सके। अब ऐसे ही कैमरेज उन्होंने कई जगह लगा दिए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर अचानक से उस सेटअप में अपनी बाइक लेकर अंदर घुस जाता है और तब उसकी बाइक उस यूएफओ के पास में ख़राब हो जाती है और वो यूएफओ देखते ही देखते उसे पूरी तरीके से अपने अंदर निगल जाता है। तभी अगले सीन में एंटलर्स और उसका कैमरा भी यूएफओ अपने अंदर निकल जाता है और इसी सीन में ओजे, एम और बाकी लोग वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एम वहाँ से भागकर बाजू के पार्क में जाने की कोशिश करती है और ओजे उस यूएफओ को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अब जब एम उस पार्क में पहुँचती है तो वो एक बड़े से हीलियम के भरे हुए गुब्बारे को वहाँ से छोड़ देती है और जब वो गुब्बारा आसमान में ऊपर की ओर जाता है तो यूएफओ उसकी तरफ आने लगता है और जैसे ही उस यूएफओ की नज़र उस हीलियम के भरे हुए गुब्बारे पर पड़ती है तो वो गुब्बारा वहाँ पर फूट जाता है और उस गुब्बारे के फूटने के साथ साथ वो यूएफओ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यूएफओ के इस डिस्ट्रक्शन का पूरा वीडियो उन कैमरास में रिकॉर्ड हो जाता है और इन सब को देखने के बाद सब लोगों को यकीन हो जाता है कि यूएफओ सच में एग्जिस्ट करता था। और इसी के बाद एम और ओजे दोनों हमें सही सलामत मिलते हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।